नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज का हमारा विषय है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। नमस्कार। आज हम इस अधिनियम के अध्याय 12 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, जिसका शीर्षक है नगरपालिक शक्तियां और अपराध। बिल्कुल। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक नागरिक के तौर पर हमारी और नगर पालिका की क्या जिम्मेदारियां हैं। और अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये अध्याय सीधे तौर पर हमारे रोज के जीवन से जुड़ा है। एकदम। चाहे वो घर का कचरा प्रबंधन हो या फिर बिल्डिंग बनाने के नियम या सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल। तो आज हम धारा 231 से लेकर धारा 245 तक के प्रावधानों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। जी, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं स्वच्छता और कचरा प्रबंधन से जुड़े नियमों से। अब बात करते हैं धारा 231 की। जी, ये धारा किन लोगों के कर्तव्यों के बारे में है? देखिए, धारा 231 का शीर्षक है सहकारी आवासन सोसाइटी, अपार्टमेंट स्वामी संघम आदि का कर्तव्य। मतलब बड़ी बड़ी सोसाइटीज और अपार्टमेंट्स। हाँ, ये धारा कहती है कि सभी हाउसिंग सोसाइटी, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और दूसरे बड़े भवन, जैसे स्कूल या कमर्शियल बिल्डिंग्स। बिल्कुल स्कूल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इन सब के मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वे अपने कैंपस में कचरा इकट्ठा करने के लिए सामुदायिक कचरा पात्र की व्यवस्था करें। अच्छा, या फिर नगर पालिका जो भी साइज बताए उस साइज के निस्तारण थैलियों का इंतजाम करें। एकदम सही। इसमें यह भी साफ किया गया है कि ये व्यवस्था अलग अलग तरह के कचरे के लिए होनी चाहिए। अलग अलग तरह के मतलब पुनः प्रसंस्करणीय यानी रिसाइक्लेबल, परिसंकटमय यानी हैजार्डस, और जीव चिकित्सा मतलब बायोमेडिकल वेस्ट के अस्थायी भंडारण के लिए। और बाद में नगर पालिका उसे उठा के ले जाएगी। जी, बाद में नगर पालिका द्वारा उठाए जाने के लिए ये व्यवस्था करनी होगी। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे मान लीजिए जयपुर का कोई बड़ा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। तो वहां के मैनेजमेंट कमेटी को ये पक्का करना होगा कि उनके यहाँ गीले, सूखे और खतरनाक कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन हो। समझ गई। और अगर कोई व्यक्ति इन नियमों को ना माने और सार्वजनिक जगह पर कचरा फैलाए तो? यहाँ धारा 232 और 233 क्या कहती हैं? तो अब बात करते हैं धारा 232 की, जो है प्रतिषेध के बारे में। ये धारा 4 बातों पर पूरी तरह से रोक लगाती है। 4 बातें कौन कौन सी? पहली, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर ठोस कचरा नहीं फैलाएगा। दूसरी, भवन का कूड़ा करकट सार्वजनिक सड़क या खुली भूमि पर जमा नहीं करेगा। ये तो बहुत आम बात है वैसे। जी, पर कानूनन मना है। तीसरी बात, सार्वजनिक स्थानों पर कोई गंदगी नहीं फैलने देगा। और चौथी, मृत जानवरों के शव को ऐसी जगह नहीं फेंकेगा जो उसके लिए तय ना की गई हो। और अगर कोई ऐसा करता है तो? उसके लिए धारा 233 है। जी, धारा 233 है मार्गों को गंदा करने के लिए दंड। इसमें क्या सजा है? यदि कोई व्यक्ति धारा 232 का उल्लंघन करता है, तो नगर पालिका का जो अधिकृत अधिकारी होगा, वो उस पर मौके पर ही 500 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। अच्छा, मतलब ऑन द स्पॉट फाइन। बिल्कुल। कचरे में भी कुछ खास तरह के कचरे होते हैं, जैसे आपने बताया बायोमेडिकल और हैजर्डस वेस्ट। इनके प्रबंधन के लिए क्या विशेष नियम है? हाँ, इनके लिए अलग से धाराएं हैं। पहले बात करते हैं धारा 234 की, जो है जीव चिकित्सा अपशिष्ट के बारे में। इसमें किसकी जिम्मेदारी तय की गई है? यह नगर पालिका का कर्तव्य है। उसे या तो खुद या किसी और एजेंसी के जरिए केंद्र सरकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाए गए नियमों को लागू करवाना होगा। अच्छा, ताकि अस्पतालों और क्लिनिकों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का सही से प्रबंधन हो सके। जी, और इसी तरह धारा 235 है परिसंकटमय अपशिष्ट के बारे में। इसमें भी जिम्मेदारी नगर पालिका की ही होगी। हाँ, ये धारा भी नगर पालिका को जिम्मेदारी देती है कि वो हैजार्डस वेस्ट, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल या पुरानी बैटरी, इनके प्रबंधन के लिए भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नियमों का पालन सुनिश्चित करें। ठीक है, तो ये तो हुई स्वच्छता की बात। अब बात करते हैं घरों और इमारतों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों की। जी, अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने घर के बाहर छज्जे या बैल्कनी निकाल लेते हैं। क्या इसकी इजाजत है?
अब बात करते हैं धारा 236 की। धारा 236 का शीर्षक ही है कतिपय बहिर्गत भागों के लिए अनुज्ञा आवश्यक है। अनुज्ञा यानी अनुमति। हाँ, इसकी उपधारा 1 कहती है कि नगरपालिका ट्रैफिक और जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक मार्गों पर बने भवनों के मालिकों को ऊपरी मंजिल पर खुले बरामदे, बैल्कनी या कमरे बनाने की लिखित अनुमति दे सकती है, लेकिन ये सब उपविधियों के अनुसार ही होगा। और अगर किसी ने बिना अनुमति के बना लिया तो उपधारा 2 के तहत उस पर 5,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर वो जुर्माना भरने के बाद भी उसे ना हटाए तो फिर हर दिन के हिसाब से 50 से 100 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और क्या नगर पालिका उसे हटाने का नोटिस भी दे सकती है? बिल्कुल, उपधारा 3 यही कहती है, नगर पालिका किसी भी ऐसे बाहरी हिस्से, अतिक्रमण या रुकावट को हटाने का नोटिस दे सकती है जो सार्वजनिक रास्ते पर सुरक्षित आने जाने में बाधा डालता हो या किसी नाली के काम में रुकावट पैदा करता हो। लेकिन अगर किसी ने अनुमति लेकर ही निर्माण किया हो तब क्या होगा? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। धारा में एक परंतुक है जो कहता है कि यदि यह निर्माण नगरपालिका की लिखित अनुमति से हुआ था तो इसे हटाने पर मालिक को उचित मुआवजा दिया जाएगा। ये तो सही है। अच्छा, अब बारिश के पानी के प्रबंधन को लेकर भी कुछ नियम बनाए गए हैं। धारा 237 और 238। जी, पहले धारा 237 की बात करते हैं। वर्षा जल के लिए द्रोणी और पाइप। ये क्या कहती है? नगरपालिका किसी भी भवन मालिक को लिखित नोटिस देकर छत से बारिश के पानी को निकालने के लिए उचित पाइप और द्रोणी मतलब नाली लगाने के लिए कह सकती है, ताकि पानी सड़क पर चलने वालों पर ना गिरे। बिल्कुल, और सड़क को भी नुकसान ना हो। इसका पालन न करने पर 1,000 से 2,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और धारा 238 ये तो बहुत जरूरी लगती है। हाँ, यह है वर्षा जल संग्रहण संरचना का उपबंध। इसके अनुसार 300 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड पर बने हर भवन में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है। और उसे सिर्फ लगाना ही नहीं है? नहीं, उसे चालू हालत में रखना भी अनिवार्य है। इसका मतलब है कि बारिश के पानी को टैंक में जमा करना या भूमिगत जल को रिचार्ज करना। जी, हालांकि राज्य सरकार कुछ मामलों में छूट दे सकती है, जैसे जहां भूजल स्तर पहले से ही अच्छा हो। आजकल पार्किंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्या इसके लिए भी कोई प्रावधान है? जी, इसके लिए बाद में एक धारा जोड़ी गई, धारा 238 क, पार्किंग स्थान का उपबंध। ये कब जोड़ी गई? ये 15 सितंबर 2010 को जोड़ी गई। इसके अनुसार नगरपालिका क्षेत्र के हर भवन में राज्य सरकार द्वारा बताए गए तरीके से पार्किंग की जगह उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अच्छा, इसमें भी छूट का कोई प्रावधान है? हाँ, यहाँ भी सरकार भूमि के क्षेत्रफल और उपयोग को देखते हुए छूट दे सकती है। इन दोनों के बारे में मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पार्किंग, क्या कोई समान प्रावधान भी है? हाँ, और वो बहुत सख्त हैं। इन दोनों की शर्तों का पालन किए बिना धारा 194 के तहत भवन निर्माण की अनुमति ही नहीं मिलेगी। अच्छा। और जब तक नगरपालिका से पूर्णता प्रमाण पत्र यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तब तक ऐसे भवन को स्थायी पानी का कनेक्शन भी नहीं दिया जाएगा। पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा? ये तो बहुत बड़ा कदम है। जी, और अगर उल्लंघन होता है तो सजा भी है, 7 दिन का साधारण कारावास या 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ये तो वाकई बहुत सख्त नियम है। अच्छा, अब बात करते हैं सार्वजनिक सुविधाओं की, जैसे बिजली के खंभे या टेलीफोन के तार। इन्हें लगाने के क्या नियम है? इसके लिए है धारा 239, मकानों पर ब्रैकेट इत्यादि लगाना। ये कहती है कि नगरपालिका किसी भवन के बाहर लैंप, बिजली या टेलीफोन के तार या नालियों के वेंटिलेशन पाइप के लिए ब्रैकेट लगा सकती है। पर क्या इसमें मकान मालिक की सहमति की जरूरत नहीं है? कानून कहता है कि लगा सकती है, बशर्त यह है कि इससे भवन या पड़ोसियों को कोई असुविधा ना हो। ठीक है। और सड़कों के नाम और मकानों के नंबर के बारे में धारा 240 क्या कहती है? धारा 240 है मार्गों के नाम रखना और मकानों का संख्यांकन। इसमें क्या है? इसकी उपधारा 1 के अनुसार नगरपालिका हर सड़क और सार्वजनिक स्थान पर नाम लिखवा सकती है। और अगर राज्य सरकार चाहे तो? हाँ, राज्य सरकार भी किसी स्थान का नाम रखने का निर्देश दे सकती है, जो नगरपालिका के लिए मानना बाध्यकारी होगा। और घरों के नंबर? उपधारा 2 के तहत नगरपालिका हर भवन के मुख्य द्वार पर नंबर प्लेट लगा सकती है, जिसका खर्च मकान मालिक को वहन करना होगा। और अगर कोई इस नाम या नंबर प्लेट को नुकसान पहुंचाए तो उपधारा 3 के अनुसार उस पर 1,000 से 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। आजकल सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियां लगाने को लेकर बहुत विवाद होते हैं, क्या इसके लिए कोई नियम है? जी, इसके लिए धारा 241 है, मूर्तियों की स्थापना, और ये बहुत स्पष्ट है। क्या कहती है ये धारा?
उपधारा 1 साफ कहती है कि किसी भी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति स्थापित करने के लिए राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। मतलब बिना अनुमति के कोई मूर्ति नहीं लगा सकता? बिल्कुल नहीं। और उपधारा 2 में सजा का प्रावधान है। क्या सजा है? जो कोई स्थापित मूर्ति को नष्ट करता है, गिराता है या विकृत करता है, या फिर बिना अनुमति के मूर्ति स्थापित करता है, हाँ, उसे 2 से 6 महीने की जेल और 25,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये तो काफी कठोर सजा है। जी, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर व्यवस्था बनी रहे। चलिए, अब आते हैं उन नियमों पर जो सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, जैसे सड़कों पर झुके हुए पेड़ या झाड़ियां। इसके लिए है धारा 242, झाड़ियों, वृक्षों आदि का हटाया जाना और उनकी काट-छांट। नगर पालिका किसी भी जमीन के मालिक को नोटिस देकर सार्वजनिक मार्ग पर झुकी हुई, खतरनाक या बाधा डालने वाली झाड़ियों या पेड़ों को काटने छांटने के लिए कह सकती है। और अगर मालिक नोटिस का पालन न करे तो नगर पालिका खुद ये काम करवाकर उसका खर्च मालिक से वसूल सकती है। और अगर कोई इमारत ही खतरनाक स्थिति में हो, तब क्या होगा? उसके लिए है धारा 243, खतरनाक भवन। इसमें क्या प्रावधान है? इसकी उपधारा 1 के अनुसार यदि कोई भवन या उसका कोई हिस्सा गिरने की हालत में हो और राहगीरों के लिए खतरनाक हो, तो नगर पालिका तुरंत उसके चारों ओर बाड़ लगवा सकती है। और उसका खर्च? उसका खर्च भी मालिक से ही वसूला जाएगा। फिर मालिक को नोटिस दिया जाएगा? हाँ, उपधारा 2 के तहत नगर पालिका मालिक को नोटिस देकर भवन को तुरंत गिराने, सुरक्षित करने या मरम्मत करने के लिए कहेगी। और अगर मालिक 3 दिन के अंदर काम शुरू नहीं करता है तो नगर पालिका खुद कार्रवाई करेगी। और अगर नोटिस का पालन ना करने की वजह से भवन गिर जाता है और किसी को नुकसान होता है, तो उपधारा 3 के अनुसार मालिक और अधिभोगी यानी ऑक्यूपेंट किसी भी नुकसान के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। अब बात करते हैं एक बहुत ही आम समस्या की, अतिक्रमण। लेकिन उससे पहले, अगर कोई नगर पालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए धारा 244 है, पटरियों आदि को हटाना। इसमें क्या है? यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के सार्वजनिक मार्ग की पटरी, नाली, लैंप, खंभे या पानी के पाइप जैसी किसी भी नगरपालिका संपत्ति को हटाता है, नुकसान पहुंचाता है या बदलता है, हाँ, तो उस पर 2,000 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। बस जुर्माना नहीं, साथ ही उसे वास्तविक क्षति और प्रशासनिक शुल्क का 10% भी देना होगा। अच्छा। और अगर नोटिस मिलने के बाद भी संपत्ति को ठीक नहीं किया तो रोजाना 1,000 से 2,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। समझ गई। और अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण। धारा 245 में इसके बारे में बहुत विस्तार से नियम है। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और विस्तृत धारा है। इसका शीर्षक है सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा। इसमें सजा क्या है? उपधारा 1 और 2 में अलग अलग बताया गया है। सार्वजनिक भूमि पर स्थायी अतिक्रमण करने पर 3 महीने से 3 साल तक की जेल और 30,000 से 50,000 रुपए का जुर्माना है। और अस्थायी बाधा के लिए? और अस्थायी बाधा उत्पन्न करने पर 1 महीने तक की जेल या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और क्या नगर पालिका को अतिक्रमण हटाने की शक्ति है? बिल्कुल। उपधारा 3 नगर पालिका को ऐसे अतिक्रमण या बाधा को हटाने की पूरी शक्ति देती है और इसका खर्च भी अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति से ही वसूला जाएगा। और जो सामान अतिक्रमण में इस्तेमाल हुआ उसका क्या, जैसे कोई ठेला या औजार? उसके लिए उपधारा 5 से 9 तक प्रावधान है। नगर पालिका को अतिक्रमण में इस्तेमाल हुए औजारों, वाहनों या किसी भी संपत्ति को जब्त करने और उसे अधिहरण यानी कॉन्फिस्केट करने की शक्ति है। क्या संपत्ति को अधिहरण करने से पहले मालिक को सुनवाई का मौका मिलेगा? जी, उपधारा 10 के अनुसार ऐसा करने से पहले मालिक को लिखित नोटिस और सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। और अगर कोई इस आदेश से सहमत न हो तो उपधारा 12 और 13 के तहत नगर पालिका के अधिहरण के आदेश के खिलाफ 1 महीने के भीतर जिला न्यायाधीश के पास अपील की जा सकती है। इस धारा में एक और दिलचस्प बात है, सबूत के बोझ को लेकर। हाँ, उपधारा 15 कहती है कि यदि किसी पर अतिक्रमण का मुकदमा चलता है तो यह साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा कि उसने अपराध नहीं किया है। ये तो सामान्य कानून से उल्टा है। जी, यह इस अपराध की गंभीरता को दिखाता है। क्या नगर पालिका कभी अस्थायी अनुमति दे सकती है, जैसे त्योहारों पर? हाँ, उपधारा 16 के अनुसार नगर पालिका त्योहारों और समारोह के लिए 7 दिन से कम समय के लिए अस्थायी अधिभोग की अनुमति दे सकती है, बस शर्त है कि जनता को असुविधा ना हो। और अगर कोई नगर पालिका का कर्मचारी ही अतिक्रमण में शामिल हो
उसके लिए तो सजा और भी कठोर है। उपधारा 18 के अनुसार यदि नगर पालिका का कोई कर्मचारी जिसे अतिक्रमण हटाने का काम सौंपा गया है खुद अतिक्रमण करता है या इसमें मदद करता है या जानबूझकर इसे हटाने में लापरवाही करता है, हाँ, तो उसे 3 महीने से 3 साल तक की जेल और 30,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और इसकी जांच कौन करेगा? उपधारा 19 के अनुसार ऐसे अपराध की जांच पुलिस उपाध्यक्षक यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। इस धारा में एक और प्रावधान है बंद पत्र का। वो क्या है? वो उपधारा 20 है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी व्यक्ति को अतिक्रमण करने से रोकने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने कार्रवाई शुरू कर सकता है, जिसमें उस व्यक्ति से अच्छे व्यवहार के लिए बंद पत्र मतलब बॉन्ड भरवाया जा सकता है। तो ये थे अध्याय 12 के कुछ प्रमुख प्रावधान। ये नियम दिखाते हैं कि एक व्यवस्थित और सुरक्षित शहरी जीवन के लिए कानून में कितनी बारीकी से व्यवस्था की गई है। बिल्कुल। इन कानूनों का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं है, बल्कि नागरिकों और नगरपालिका के बीच एक साझेदारी बनाना है। पर एक सोचने वाली बात है। क्या इन नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन केवल दंड और जुर्माने के डर से हो सकता है, या इसके लिए नागरिक जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी अधिक आवश्यक है? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और ये प्रश्न हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। जी। यदि आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे विकास जाजिम शो। धन्यवाद।